नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। उसके पहले देख लेते हैं 27 जून के सवाल को। सवाल था कि हाल ही में शुरू किया गया प्रोजेक्ट हॉक आई किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन था हमारा पिछले वीडियो में, जिनमें 4 विकल्प थे: सीमा सड़क निर्माण, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, वन्य जीव संरक्षण या फिर समुद्री निगरानी। सही विकल्प था अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, क्योंकि प्रोजेक्ट हॉक आई क्योंकि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और निगरानी जो कि मजबूत करने के लिए शुरू किया गया। इसमें ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, तो ये था 27 जून के सवाल का जवाब। देखते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है कि भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट किस राज्य में बनाया जाएगा। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए हैं इसमें: गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो अगर देखा जाए तो भारत में पहली बार समुद्र के किनारे नहीं बल्कि समुद्र से प्राप्त भूमि पर एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसे ही ऑफशोर एयरपोर्ट कहेंगे। ठीक है, और यह एयरपोर्ट महाराष्ट्र के पालघर जिले में कोरे बीच के पास बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य है कि मुंबई में बढ़ते हवाई यातायात का दबाव कम करना और भविष्य की जरूरतों को पूरा करना। इस एयरपोर्ट में 2 समानांतर रनवे भी होंगे और हर साल जो कि लगभग 9 करोड़ यात्रियों तथा 30 लाख मीट्रिक टन कार्गो को संभालने की क्षमता भी होगी। इसलिए इसमें सही विकल्प हो जाएगा महाराष्ट्र। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जहाज पुनर्चक्रण में विश्व में अग्रणी देश कौन बना है? चीन, जापान, भारत या फिर दक्षिण कोरिया। तो ये जो कि इसमें सही विकल्प हो जाएगा भारत, क्योंकि यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष जो कि 2025 में जहाज पुनर्चक्रण में दुनिया का अग्रणी देश बन गया था। इसका अर्थ है कि सबसे अधिक पुराने जहाजों को सुरक्षित तरीके से रिसाइकल करने का कार्य भारत में हो रहा है और यह उपलब्धि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। इससे क्या होगा कि रोजगार, समुद्री व्यापार और भारत के ब्लू इकोनॉमिक को भी मजबूती मिलेगी। समझते हैं कि यूएनसीटीएडी क्या है। ठीक है, यूएनसीटीएडी तो यूएनसीटीएडी की बात करें तो इसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये इसका फुल नेम है, जो कि यह व्यापार विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये इसे हिंदी में बोलते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख संगठन है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो कि स्विट्जरलैंड जिनेवा में। इनका मुख्य उद्देश्य है कि यूएनसीटीएडी कि विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास में सहयोग देना, जो कि ताकि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत भागीदारी कर सके। इनका मुख्य कार्य होगा व्यापार को बढ़ावा देना, जैसे विकासशील देशों के निर्यात और वैश्विक व्यापार में भागीदारी बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहन देना, अनुसंधान एवं नीति सलाह, मतलब वैश्विक व्यापार, निवेश और विकास से जुड़े विषयों पर अध्ययन कर देशों को सुझाव देना। इनके कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी जारी करते हैं, जैसे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये हो गया हमारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में यमुना जल समझौता किन 2 राज्यों के बीच हुआ है? हरियाणा पंजाब के बीच, उत्तर प्रदेश दिल्ली के बीच, हरियाणा राजस्थान के बीच या फिर राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच। सही विकल्प हो जाएगा हरियाणा राजस्थान के बीच, क्योंकि 29 जून 2026 को हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें उद्देश्य था कि 1964 के अपर यमुना नदी बोर्ड समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करना। इस परियोजना के तहत 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन भी बिछाई जाएंगी।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किया गया आरोग्य सेतु 2.0 किस उद्देश्य से विकसित किया गया? ऑनलाइन शिक्षा के लिए, डिजिटल पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए, डिजिटल भुगतान के लिए या फिर मौसम की जानकारी देने के लिए? तो अभी हाल ही में जो लॉन्च किया गया है आरोग्य सेतु 2.0, ये संबंधित है डिजिटल पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए। ठीक है, क्योंकि आरोग्य सेतु 2.0 को अब केवल कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप तक सीमित नहीं रखा गया है। इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, क्योंकि पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, जिसे शॉर्ट में पीएचआर ऐप के रूप में विकसित किया गया है। इसके माध्यम से लोग आभा हेल्थ आईडी बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या अस्पताल के साथ आसानी से साझा कर सकते हैं। इससे क्या है कि सेवाएं स्वास्थ्य अधिक डिजिटल और तेज और कागज रहित बनेंगे। आरोग्य सेतु की बात करें तो आरोग्य सेतु भारत सरकार का एक डिजिटल पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म है। इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत विकसित किया गया है। इसमें पहले आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग कोविड-19 के दौरान, जो कि कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग मतलब संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की पहचान के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसे एक डिजिटल हेल्थ ऐप बना दिया गया है। इसमें सुविधाएं हैं कि जैसे आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये इसका फुल नेम है आभा का, जो कि हेल्थ आईडी बनाना, अपनी मेडिकल रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन और स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखना, डॉक्टर या अस्पताल के साथ अपनी अनुमति से रिकॉर्ड साझा करना, स्कैन एंड शेयर सुविधा से अस्पताल में जल्दी पंजीकरण कराना, ये सभी इनकी सुविधाएं हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूआईटीपी ऑपरेशनल एक्सीलेंस अवार्ड किस संस्था को प्रदान किया गया है? भारतीय रेल को, डीएमआरसी को, एनएचएआई को या फिर एयर इंडिया को? सही विकल्प हो जाएगा डीएमआरसी को, क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये इसका फुल नेम है, को यूआईटीपी मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जो कि डीएमआरसी को उसके एआई आधारित सारथी ऐप के लिए मिला है। याद रखेंगे, जिसमें यह ऐप यात्रियों को डोर टू डोर यात्रा की योजना, एकीकृत टिकट, रियल टाइम जानकारी और फर्स्ट माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। इससे सार्वजनिक परिवहन अधिक स्मार्ट, आसान और सुविधाजनक बनता है। बात करें अगर यूआईटीपी की, तो ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि दुनिया का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो मेट्रो, बस, ट्राम और अन्य सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इसका मुख्यालय, जो कि ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम में है। यह संगठन नई तकनीक, शोध, प्रशिक्षण और बेहतर परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देता है, जो कि साथ ही सार्वजनिक परिवहन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को यूटीपी अवार्ड भी प्रदान करता है। और हाल ही में जो कि दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी को एआई आधारित सारथी ऐप के लिए यूआईटीपी ऑपरेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म कब मनाया जाता है? चार विकल्प है, 28 जून, 29 जून, 23 जून या फिर 1 जून को। तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 30 जून को, क्योंकि यह दिन 1889 में अंतर संसदीय संघ, जो कि आईपीयू की स्थापना की याद में मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में इस दिवस को घोषित किया था। इसका उद्देश्य था कि लोकतंत्र को मजबूत करना, संसदों की भूमिका को बढ़ावा देना और जनता तथा जनप्रतिनिधियों के बीच विश्वास बढ़ाना। इस उद्देश्य से ये घोषित किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डब्ल्यूएमओ का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान आईएमओ पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? चार विकल्प हैं। सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर फ्लोरेंस टॉबियर, और ये है डॉक्टर फ्लोरेंस टॉबियर। ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जो कि डब्ल्यूएमओ ने अपने सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान, जो कि आईएमओ है, आईएमओ पुरस्कार के लिए फ्रांस की डॉक्टर जो कि फ्लोरेंस टॉबियर का चयन किया।
उन्हें मौसम पूर्वानुमान और उपग्रह डेटा के बेहतर उपयोग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। यह पुरस्कार उन्हें, जो कि 2027 की विश्व मौसम बीघा, जो कि विज्ञान कांग्रेस में प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गो ईस्ट पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? असम, झारखंड, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल ने? तो ये शुरू किया है ओडिशा सरकार ने, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा सरकार ने गोइस्ट मतलब गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स पहल शुरू की। ये इसका फुल नेम है गोइस्ट का, जिसका उद्देश्य पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत के निवेशकों को ओडिशा में निवेश के लिए आकर्षित करना। इसके तहत क्या है कि सिंगल विंडो सिस्टम, हाई लेवल टास्क फोर्स और गोइस्ट कॉल सेल में बनाई जाएगी ताकि उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान और तेज हो सके। साथ ही निवेश प्रस्तावों की निगरानी के लिए गोस्विट डिजिटल प्रणाली भी विकसित की जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुधार नोटिस व्यवस्था किस अधिनियम के तहत शुरू की गई? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, जीएसटी अधिनियम या फिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम? सही विकल्प हो जाएगा विधिक माप विज्ञान अधिनियम, क्योंकि सरकार ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, जो कि 2009 के तहत सुधार नोटिस व्यवस्था शुरू की, जिसके तहत पहली बार नियमों की प्रक्रियात्मक गलती होने पर व्यवसायों को पहले गलती सुधारने का मौका मिलेगा, जिसमें इसका उद्देश्य है कि व्यापार सुगमता बढ़ाना, अनावश्यक दंड व मुकदमेबाजी कम करना। विधिक माप विज्ञान की बात करें इस अधिनियम की, तो ये भारत का एक प्रमुख उपभोक्ता संरक्षण और व्यापार कानून है। इसे 1 अप्रैल 2011 से पूरे भारत में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि वस्तुओं के वजन, माप और पैकेजिंग पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 16वां स्थापना दिवस मनाने वाला बीआरओ का प्रोजेक्ट ब्रह्मांक किस राज्य में कार्यरत है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में? सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सीमा सड़क संगठन, बीआरओ को बोलते हैं हिंदी में, के प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया और यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक सड़कें और पुल बनाकर सेना की आवाजाही और दूर दराज के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत करती है, जिसकी शुरुआत 29 जून 2011 को हुई थी। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक की बात करें तो ये सीमा सड़क संगठन की एक प्रमुख रणनीतिक परियोजना है, जिसकी स्थापना 29 जून 2011 को हुई थी और ये अरुणाचल प्रदेश के राणा घाट में हुई थी। याद रखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य दुर्गम इलाकों और कठोर मौसम के बावजूद अरुणाचल प्रदेश और असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण करना और रख रखाव करके भारतीय सशस्त्र बलों का संपर्क प्रदान करना ही इसका उद्देश्य था। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में अबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? केन्या के, इथियोपिया के, सूडान के या फिर युगांडा के? इनमें से सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।